राम मंदिर की अर्जी देते 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 कई नस्लें चली गई, अनेक अनेक हिंदू संगठनों ने उसकी लड़ाई लड़ी, लड़े जा रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जो पिछले 500 साल से राम मंदिर बनने के लिए जिन्होंने अपनी जानें दी, अलग अलग तरीके से लोग लड़े। लेकिन यह भी एक सच है कि जिन लोगों ने राम मंदिर को तोड़ा था, आज भी हमारे अंदर यह बीमारी है, मैं उसको बीमारी कहता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कोई आहत हो जाए, लेकिन हमें कोई आहत करे तो उस पर हमें कुछ नहीं होता है। इसलिए हमारे ये परिपाटी बन गई थी कि नहीं देखो, कानून से मंदिर लेना है, तो कानून से तो मंदिर मिल ही नहीं रहा था आपको 500 साल से। जज साहिबान भी कुर्सी पे बैठे हुए अलग अलग ज्ञान बांट रहे थे, कोई काल्पनिक बता रहा था, कोई डेट ऑफ बर्थ, जिनको साले अपने बाप की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो राम की डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, जो दिल चाहे बकवास कर रहा था। एक दिन पता चला कि चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में आप लोग कहाँ बैठते हैं, कैसी जगह है, अंदर ठीक ठाक जगह है कि नहीं है, मैं उसका मुआयना करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस की भी समझ में नहीं आया कि जो आदमी 15 साल गुजरात में कोर्ट के चक्कर काट के आया है, उसे सुप्रीम कोर्ट में क्या देखना है। वो गए, सुप्रीम कोर्ट के 4 चक्कर काटे और उन्होंने कहा ये पेड़ यहाँ लगा हुआ है, ये कुर्सी यहाँ लगी हुई है। चीफ जस्टिस की समझ में नहीं आया, क्योंकि वो चीफ जस्टिस अभी पुराने नशे में थे अपने। उन्हें लग रहा था कि कोई ऐसे ही आलू से सोना बनाने वाली मशीन नहीं आई है कोई, वो अपने ध्यान में थे। घूमने घामने के 4 कट चाटने के बाद में एक पर्ची निकाली, ऐसे करके दिखाई और जेब में वापस रख ली। चीफ जस्टिस साहब ने उसको सुन तो देख तो लिया, पढ़ तो लिया। अब उनकी ये समझ में नहीं आया था कि मैं रोऊं या हंसूं, और प्रणाम करके आपका आदमी आ गया। वो अपने घर चले गए। घर में हो सकता है पत्नी को बताया हो उन्होंने कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी समझदार थी। उन्होंने कहा जो उन्होंने बता दिया ना बस यही समझ लो, ज़्यादा मत समझो। और फिर उन्होंने 3 दिन के बाद में पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया कि राम मंदिर पे हम 1 हफ्ते में फैसला दे देंगे। तो देश को लगा कि पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खाई है इसने, और 1 हफ्ते बाद उन्होंने राम मंदिर पे फैसला दे दिया। और राम मंदिर पे फैसला देने के बाद वो कुछ दिन बाद रिटायर हो गए। तो हो सकता है मनुष्य है, कोई लालच आ जाए, तो राजा कैसा होना चाहिए ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, बाकी चीजें तो सब पता ही है आपको। वो रिटायर हो गए, रिटायर होके घर चले गए अपने। अब उन्हें लगा अब तो मैं रिटायर हो गया, हो सकता है मनुष्य है, पागलपन का दौरा कभी भी पड़ सकता है। हो सकता था कि वो पब्लिकली आके कुछ बोल देते। जिस दिन रिटायर हुए और अपने घर गए, घर जाके उन्होंने काला कोट टांगा ही होगा, इतनी देर में घंटी बजी। और जिस आदमी ने घंटी बजाई वो घर के अंदर गया और उसने जाके कहा कि मैं राष्ट्रपति भवन से आपके लिए एक संदेशा लाया हूं। अब उनके दिमाग में कई ख्याल आए होंगे। उस आदमी ने संदेशा सुनाया कि भारत के संविधान के तहत जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, उन शक्तियों के तहत भारत के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में अद्भुत काम करने वाले, विलक्षण काम करने वाले लोगों को राष्ट्रपति अलग अलग जगह नॉमिनेट करते हैं। आपने जो विलक्षण काम किया है उसके लिए राष्ट्रपति ने आपको 6 साल के लिए राज्यसभा में नामित किया है। अब 6 साल तक चुप। अब क्या, अब जो बोलना भी चाहते थे वो बंद हो गया बेचारे। उनके 6 साल तो ऐसे चुप रहेंगे, और इस बीच में बुला ही लेगा कभी ऊपर वाला।
इसलिए सत्ताएं कैसे चलती हैं ये लोकल हिंदी अखबार पढ़ के मत समझा करिए। उन्हें अखबार बेचना है, वो ऐसे लिखेंगे। सत्ताएं जब आप सो जाते हैं तब तय करती हैं कि कैसे चलना है। अब उस कागज में क्या लिखा हुआ था ये मत पूछिए। इसलिए राम मंदिर बन गया, आप खुश हैं। धारा 370 नहीं हट रही थी, इतनी भारी थी, पूरा देश लगा था हटाने से। इतनी भारी मेज पे रखा हुआ था कागज, हट ही नहीं रही थी। इसलिए राजनीति में किसी को चुनते वक्त उसकी जाति मत देखना, यह देखना कि यह विपरीत परिस्थितियों में किसी काम को हल करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। अगर सब कुछ संविधान से ही करना है तो फिर किसी को बैठा दो, संविधान खोलो, आज ये होगा, संविधान खोलो, आज वो होगा, फिर तो सभी संविधान से ही चला सकते हैं ना। उसी संविधान के अंदर से रास्ता निकालने वाले को खोजो, वो कौन हो सकता है। और जिसमें ये 8 हो, ना उसकी जाति देखो, ना उसकी पार्टी देखो। ये भारत के संसदीय इतिहास की पहली घटना है। आप घटनाओं को जिस तरीके से देखते हैं मैं उस तरीके से नहीं देखता। कहा गया कि जो राज्यसभा थी, जहां इस सरकार का बहुमत नहीं था, तो पहले तो वो 14 में अकेला था, 19 में एक और आया है। वो थोड़ी सुन भी लेता है, ये दूसरा वाला सुनते ही नहीं। मैंने सुना है आजकल आप ही के राज्य में दौरा कर रहे हैं। तो हम देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुन रहे हैं कि बेटी के लिए कोई दूल्हा चुन रहे हैं। बेटी के लिए दूल्हा चुनना हो तो गोत्र वोत्र में खूब देखो, लेकिन देश के लिए जब दूल्हा चुनो तो ये सोच के चुनना कि जो जिस भाषा में सुनता है उसी भाषा को जवाब देने वाले को चुनना है, उसकी जाति मत देखना। और ये 10 साल तक करना, बस बता रहा हूं। 10 साल के बाद आने वाली नस्ल को समझ में आ जाएगा कि हम क्या गलती कर रहे थे। तो एक बिल जो कई सालों से पूरा देश लगा था धक्का लगाने के लिए कि वो पास हो जाए, वो हो ही नहीं रहा था, हिम्मत ही नहीं थी उसे छूने की। नंबर 2 ने 4 महीने पहले एक मीटिंग बुलाई और भारतीय संसद की जो परंपरा है, उस परंपरा इतनी खूबसूरत है, उन परंपराओं का इस्तेमाल नेहरू जी ने भी अपने अंदाज में किया, हमारा आदमी अपने अंदाज में कर रहा है। नेहरू जी को अच्छा, ओहो चलो तुमको मैं राज्यसभा में भेज देता हूं। उन्होंने बहुत सारी अपनी दोस्तों को राज्यसभा में भेजा। इन दोनों को दोस्तों से कोई मतलब ही नहीं है। 4 महीने पहले एक भारत की संसद की यह परंपरा है कि जो नए नए बेचारे एमपी बनते हैं, उन्होंने दिल्ली देखी नहीं होती बेचारों ने। कुछ लोग तो पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं दिल्ली, और ना उन्हें बेचारों को वहां ज्ञान होता, लेकिन जीत जाते हैं। ऐसे तमाम पार्टी के लोगों का एक परंपरा बनी हुई है। उन लोगों को अलग अलग दुनिया में भेजा जाता है, जाकर के देख के आओ कि नीदरलैंड में कैसे काम होता है, स्विट्जरलैंड में नालियां कैसे बनी हुई हैं। किसी न किसी इस तरीके के बहुत सारे हमारे यहाँ डेलीगेशन जाते हैं। 4 महीने पहले उसने सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया और बताया कि हम जो परंपरा के तहत जो डेलीगेशंस जाने हैं उसमें अपनी पार्टी से 4 नाम दे दीजिए। तो उसमें तो युद्ध हो जाता है आपस में कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो सबने अपने अपने नाम दे दिए और तय कर दिया कि आपको नीदरलैंड जाना है और वहां पानी की व्यवस्था कैसे होती है। अब किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि जिस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा नदियां हैं, उस देश के लोगों को नीदरलैंड की पानी की व्यवस्था देखनी है। उसमें सब लोग नई नई टाई, कलफ लगा कुर्ता पहन के, आपके राज्य के भी 2-3 लोग थे उसमें, सब तैयार होके 4 महीने पहले ही टिकट विकेट हो गई, क्रीम पाउडर लगा के सब एयरपोर्ट पहुंचे। और नीदरलैंड में जिस वक्त वो पानी की व्यवस्था देख रहे थे, जो दूसरे नंबर का है, वो फूल प्रूफ काम करता है कुछ मामले में।
राज्यसभा में इस पार्टी का बहुमत नहीं था। पहला बिल जिसमें इनको ये डर था कि हमारा बहुमत नहीं है, नहीं आएगा, इन्होंने पहले राज्यसभा में ही रखा जहां इनका बहुमत नहीं था। और जब बहुमत नहीं था तो जब वहां रखा तो आलू से सोना बनाने वाली मशीन का मालिक देख रहा था कि लेबर कहां है, तो पता चला लेबर तो नीदरलैंड गई है पानी की व्यवस्था देखने। शाम को पता चला कि इस आदमी को इस बात का अंदेशा था कि खबर लीक ना हो जाए, उसने नीदरलैंड से लौटने की फ्लाइट उस दिन की रखी जिस दिन बिल रखा, उस दिन फ्लाइट ही नहीं चलती। राज्यसभा में 370 पास हो गई और लोकसभा में तो बहुमत था, इस तरह 370 हटी है। अब आप मुझे बताइए कि हम इस दौर में भी इतना सब कुछ खोने के बाद पिछले 70 सालों में हम कुछ दिन के लिए, मैं, मेरी जाति, मेरी पार्टी, क्या 5 साल में 30 सेकंड के लिए ये नहीं छोड़ पाए? और वो कौन ताकतें हैं जिन्होंने उसे कमजोर किया?